सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने निर्णय में उमर खालिद और शर्जील को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि अन्य 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इस फैसले ने न केवल आरोपियों के भविष्य को प्रभावित किया है, बल्कि भारत में कानून, न्याय और जमानत के सिद्धांतों पर भी नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में कहा है कि मामले में लंबित ट्रायल और जेल में लंबे समय तक रखे जाने का सवाल संवेदनशील है, विशेषकर ऐसे कठोर कानूनों के मामले में जैसे कि UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अदालत को बहुत सावधानी से निर्णय लेना पड़ता है। न्यायपालिका ने यह बताया कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का केंद्रीय स्तंभ है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि ट्रायल से पहले कि कैद को सजा नहीं माना जा सकता, लेकिन व्यक्ति की आजादी को मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि UAPA में जमानत देने की शर्तें कानून द्वारा पहले से तय की गई हैं और इस कानून में जमानत का सामान्य ढांचा लागू नहीं होता। UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को जेल में रखना सिर्फ देरी का मुद्दा नहीं है। यह कानून इसलिए सख्त है क्योंकि इसमें शामिल अपराध केवल साधारण अपराध नहीं होते, बल्कि ऐसे अपराध होते हैं जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि UAPA की धारा 43D(5) जमानत के सामान्य प्रावधानों से अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जमानत की प्रक्रिया पूरी तरह रद्द हो जाती है। अदालत का कहना था कि जमानत पर विचार करना न्यायिक जांच के लिए मंच नहीं है, बल्कि केवल इस बात का आकलन करने का अवसर है कि आरोपी की भूमिका और अपराध के बीच क्या संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जमानत याचिका का मतलब यह नहीं है कि बचाव पक्ष की दलीलों को बिना जांच के स्वीकार कर लिया जाए। अदालत को प्रत्येक याचिका पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ता है। इसे न्यायिक संयम कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि अदालत सिर्फ प्रक्रिया का पालन करती है और कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। अदालत यह भी देखती है कि क्या जांच में प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसी आरोपी का अपराध में कोई संबंध सामने आता है या नहीं। धारा 15 के संदर्भ में अदालत ने यह बताया कि यह कानून लगातार आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल बम धमाकों या हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे काम जो नागरिक जीवन को बाधित करें या आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करें, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में जमानत देना आसान नहीं होता, क्योंकि आरोपी की गतिविधियां सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय केवल आरोपी की व्यक्तिगत स्थिति ही नहीं देखी जाती, बल्कि पूरे मामले के रिकॉर्ड को और तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। अदालत ने यह दोहराया कि हर आरोपी की स्थिति अलग होती है और इसलिए एक ही प्रकार का निर्णय सभी आरोपियों पर लागू नहीं किया जा सकता। और यहां पर भी इन 7 आरोपियों पर इसी तरह से निर्णय लिया गया है। अदालत ने यह भी माना कि जमानत पर विचार करने से पहले जांच और सबूतों का सही आकलन होना जरूरी है, ताकि न्याय का उल्लंघन ना हो और देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि UAPA जैसे कठोर कानूनों में ट्रायल में देरी का मुद्दा गंभीर है। सवाल यह उठता है कि जब लंबे समय तक मामला तय नहीं होता तो अदालत क्या करे। अदालत ने कहा कि कानून की प्रक्रिया और ट्रायल के लंबित होने के बावजूद जमानत केवल कानूनी ढांचे के तहत ही दी जा सकती है। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और गंभीर अपराधों के मामले में जमानत देना हमेशा आसान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में कानून, न्याय और जमानत की प्रक्रिया को साफ करता है। अदालत ने यह साफ किया कि जमानत सिर्फ बचाव पक्ष की दलीलों का मंच नहीं है। अदालत को देखना होता है कि क्या आरोपी की भूमिका अपराध से जुड़ी है और क्या यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा को प्रभावित करती है।
अदालत ने यह भी बताया कि हर आरोपी अलग स्थिति में होता है और इसीलिए जमानत देने या ना देने का निर्णय हर मामले में अलग होता है। और यही कारण है कि 7 में से 5 को जमानत मिल गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत मुकदमे दायर हैं। इस फैसले के बाद उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली, जबकि अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई। यह फैसला दिखाता है कि अदालत ने प्रत्येक मामले के तथ्यों और सबूतों को अलग अलग तरीके से परखा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमानत का निर्णय हमेशा सुरक्षा, न्याय और संविधान के अधिकारों के संतुलन पर आधारित होता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत देना आसान नहीं होता और इस प्रक्रिया में न्यायपालिका को पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस मामले का असर केवल आरोपियों पर नहीं पड़ा, बल्कि ये देश में कानून और न्याय के तरीके को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। अदालत ने यह संदेश दिया कि जमानत केवल कानूनी दलीलों और सिद्धांतों के आधार पर ही दी जाती है और किसी भी तरह की मनमानी या सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि गंभीर अपराधों में जमानत का अधिकार हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश में कानून और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि गंभीर अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अदालतें हमेशा सावधानी पूर्वक निर्णय लेंगी और हर आरोपी की भूमिका और सबूतों का गहन मूल्यांकन करेंगी। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून की प्रक्रिया और ट्रायल का लंबा समय जमानत के अधिकार को पूरी तरह रद्द नहीं करता, यानी कि अभी भी शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पास ये ऑप्शन खुला है कि अपनी जमानत के लिए वो अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशंस हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और गंभीर अपराधों के मामलों में जमानत की शर्तें बहुत सख्त होती हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में देश के कानून, न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। फैसले से यह स्पष्ट है कि कानून हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन गंभीर अपराध और देश की सुरक्षा के मामलों में न्यायपालिका को विशेष जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यही वजह है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं दी गई, जबकि अन्य आरोपियों के मामले अलग परिस्थितियों में थे और उन परिस्थितियों में आकर उन्हें जमानत मिल गई है। जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी, तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है।